राजूवुलू नाम का एक गांव था जहां पर गोपी और प्रीति नाम के दो प्रेमी रहा करते थे। वे कई समय से एक दूसरे से बहुत प्रेम कर रहे थे, पर उनके इस प्रेम को घर के बड़े समझ पाएंगे या नहीं, यह सोचकर उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा था। एक दिन गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास वे दोनों बात कर रहे थे। गोपी, हम इस तरह चुपचाप कब तक मिलेंगे? मुझे लगता है हमें अपने बड़ों को यह बात बतानी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ प्रीति, हम जल्द ही सबको बता देंगे। कहकर बात कर रहे होते हैं, तभी उसी गांव का रहने वाला भेड़ों का चरवाहा रमैया उन्हें देख लेता है। अरे ये लड़की तो शेखर की बेटी लगती है, किसी लड़के के साथ घूम रही है। किसी भी तरह ये खबर मुझे शेखर तक पहुंचानी होगी। ऐसा मन में सोचकर वहाँ से शेखर के पास चला जाता है। क्या बात है रामैया, बड़े दिनों बाद आए हो? शेखर, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखो शेखर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपकी बेटी प्रीति उस गोपी के साथ घूम रही है। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वे दोनों भागकर शादी कर ले। इसीलिए आगाह कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। यह सुनते ही शेखर हैरान रह जाता है। उस दिन के बाद शेखर ने प्रीति का बाहर जाना बंद कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पापा, पापा प्लीज पापा, मुझे छोड़ दीजिए पापा, कहते हुए बिलखती हुई रो रही थी। देखो, तुम्हारी शादी का फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं। पर पापा, मैं गोपी से प्रेम करती हूँ। एक बार और प्यार व्यार कहा तो मार डालूंगा, कहकर उसकी कितनी मिन्नतें करने के बाद भी शेखर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके कमरे को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। प्रीति बहुत दुखी हो जाती है और जब कई दिनों से प्रीति का कोई पता न चलने पर गोपी परेशान हो जाता है। गोपी प्रीति की सहेली रम्या के पास जाता है। रम्या, प्रीति कई दिनों से दिख नहीं रही है, आखिर बात क्या है? तब रम्या गोपी को सारी बात बता देती है। सच्चाई जानकर गोपी बहुत उदास होकर गांव के शिवालय में बैठकर सोच रहा होता है। तभी उस पर वहां से गुजर रहे पंडित जी की नजर पड़ती है। क्या बात है बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई बात नहीं पंडित जी। कोई भी बात अपने मन में रखना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, क्या समस्या है? तुम्हारी मुझसे बन पड़ा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यह सुनकर गोपी पंडित जी को सारी बात बता देता है। सारी बात जानकर पंडित जी बड़ी जोर से हंसते हैं। दुखी मत हो बेटा, इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम मिल न पाए या बात न कर पाए तो कितनी पीड़ा होती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इसका एक उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय? मैंने कई वर्षों की तपस्या से कुछ शक्तियों को हासिल किया है। इन शक्तियों से मैं वो लड़की जिस कमरे में रह रही है उस तक भूगर्भ का एक रास्ता बना सकता हूँ, जिसके द्वारा तुम उस लड़की से जब चाहो तब मिल पाओगे। यह सुनकर गोपी प्रसन्न हो जाता है। तभी स्वामी जी ने भूगर्भ में प्रीति के कमरे तक जाने वाला एक रहस्यमय मार्ग बनाया। उसी रहस्यमय मार्ग से गोपी प्रीति से मिलने उसके कमरे में पहुंच गया। इस तरह गोपी को अंडरग्राउंड के रास्ते से आया हुआ देख प्रीति चौंक जाती है। गोपी, तुम यहाँ पर कैसे? प्रीति, तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना मैं नहीं रह पाया। गोपी ने प्रीति को सारी बात बताई। सुनकर प्रीति बहुत खुश हो गई। उस दिन से गोपी प्रीति से मिलने रोज उस रहस्य मार्ग से आया करता। एक दिन शेखर प्रीति के कमरे में आ जाता है। देखो प्रीति, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी करने का निर्णय किया है। मुझे शादी नहीं करनी, मैं गोपी के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। खबरदार, अगर उस गोपी का नाम फिर से लिया तो मार डालूंगा। कल लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे, चुपचाप तैयार रहना।
कहकर वहाँ से चला जाता है। इस पर प्रीति बहुत घबरा जाती है। अगले दिन हर रोज की तरह गोपी उस रहस्य मार्ग से प्रीति से मिलने आता है और देखता है कि प्रीति रो रही है। क्या हुआ प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? पापा ने मेरी शादी तय की है और कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं मर जाऊंगी, पर सिवाय तुम्हारे और किसी से शादी नहीं करूंगी, कहकर रो रही होती है। गोपी पहले उसे चुप करता है। देखो, तुम चिंता मत करो, हम स्वामी जी के पास चलते हैं, वे हमें कोई रास्ता बताएंगे। इस पर प्रीति भी मान गई। गोपी तुरंत प्रीति को लेकर उस अंडरग्राउंड वाले रहस्य मार्ग से स्वामी जी के पास चला जाता है। सारी बात जानकर स्वामी जी उन दोनों को अपने हाथ से शादी करा देते हैं और अपनी शक्तियों द्वारा उसी अंडरग्राउंड में उन दोनों के लिए एक भव्य सुंदर सा घर निर्माण कर देते हैं। गोपी और प्रीति उस घर में बड़े ही आनंद से रहने लगते हैं। प्रीति के पापा को पता ही नहीं चल पाता कि वो कहाँ गई है। कई प्रयासों के बावजूद जब प्रीति का कोई पता नहीं चलता तब वह हार मान लेता है। राजोवोलू गांव में स्वामी जी की महिमा से अंडरग्राउंड में बने घर में गोपी और प्रीति खुशहाली से जी रहे थे। गोपी प्रीति को हमेशा खुश रखा करता। एक दिन प्रीति गहरी नींद में होती है, तभी गोपी आकर उसे जगाता है। क्या बात है गोपी, तुम कुछ कहना चाहते हो? प्रीति, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कहते हुए गोपी प्रीति को एक जगह ले जाता है। गोपी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, बस अभी पता चल जाएगा। और उसकी आँख खुलता है। आँख खुलते ही प्रीति को वहाँ केक, कैंडल से सजा हुआ बर्थडे सेटअप दिखता है। प्रीति आश्चर्यचकित हो जाती है। हैप्पी बर्थडे प्रीति। प्रीति बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं, बड़ा अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन गोपी ने देखा कि प्रीति उदास सी बैठी हुई है। गोपी प्रीति के पास गया और उसने पूछा, क्या बात है प्रीति, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? गोपी, हर साल मेरे पिताजी मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उदास मत हो प्रीति, तुम्हारे पिताजी जल्दी ही हमें स्वीकार कर लेंगे। वे हमारे प्यार को समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, कहकर गोपी प्रीति को दिलासा देता है। यूं ही कुछ समय बीत जाने के बाद प्रीति के पिताजी शेखरम गोपी के दोस्त विनोद के पास आते हैं। अरे ओ, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत कहो, तुम्हें अच्छे से पता है वह कहाँ है। बता दो, वरना जान से मार दूंगा। आप चाहे मुझे मार दो। जिस दिन से वह आपकी बेटी के साथ गया है उस दिन से उसने मुझसे बात नहीं की। प्लीज मुझे जाने दीजिए, कहकर विनोद ने शेखरम से विनती की। शेखरम के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद उसने कुछ गुंडे बुलवाए। सुनो, हर जगह छान मारो, किसी भी तरह प्रीति और उस गोपी को ढूंढ लाओ, ऐसे बड़े ही गुस्से से कहता है। गुंडे उस दिन से गोपी और प्रीति को ढूंढने निकल जाते हैं। एक दिन प्रीति रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाती है, पर घर में सब्जियां और अनाज नहीं होती। प्रीति गोपी को बुलाती है। क्या हुआ प्रीति, तुमने बुलाया? घर पर कोई सब्जी नहीं, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, अब क्या करें? तुम बाजार जाकर कुछ सब्जियां और कुछ सामान ले आओ, कहकर सामान का लिस्ट गोपी को दे देती है। गोपी लिस्ट लिए सामान लाने चला जाता है। अपना ध्यान रखना गोपी। हाँ प्रीति, कहकर गोपी सब्जियां और कुछ जरूरी चीजें लेकर वापस आ रहा होता है। बहुत धूप होने के कारण गोपी को प्यास लगने लगती है। बाप रे, इस धूप और भारी सामान की वजह से थक गया हूँ, थोड़ा कुछ पी लेता हूँ, सोचकर गोपी एक जूस सेंटर के पास पहुँच जाता है। क्या चाहिए आपको? एक नींबू पानी देना। दुकान वाले ने गोपी को नींबू पानी दिया। गोपी नींबू पानी पीते हुए अपनी थकान दूर कर रहा था। उसको इस तरह जूस पीते हुए उसका दोस्त विनोद देख लेता है। अरे गोपी, गोपी, कहते हुए आवाज लगाते हुए उसकी ओर दौड़ता है। गोपी, तेरे ही पास आ रहा था मैं। क्या हुआ विनोद, तुम इतना घबरा क्यों है? तुझे एक जरूरी बात बतानी है यार, कहकर विनोद प्रीति के पिताजी का उसको साथ ले जाना, धमकाना, सारी बातें बताता है। यह सुनकर गोपी बहुत डर जाता है। सुन, तेरा इस तरह बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। शेखरम के आदमी तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रीति अपने पिताजी के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रही है।
वह अपने पिताजी से मिलना चाहती है। इस समय वह तुम्हें दोनों पर बहुत गुस्सा है। ऐसे में तुम्हारा ना मिलना ही बेहतर होगा। और अब से तू बाहर मत निकला कर। तुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे फोन कर देना। और हाँ, प्रीति को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसे बहुत दुखी होगा। उसे अपने पिताजी से नफरत होने लगेगी। तू सही कह रहा है, उसको नहीं पता चलना चाहिए। हम अपना ध्यान रखेंगे। तू हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। वह दोस्ती ही क्या जो जरूरत पड़ने पर काम नहीं आए। चल ध्यान रखना। कहकर उसके गले लगकर विनोद वहाँ से चला जाता है। गोपी चलते हुए विनोद की कहीं बातें सोच रहा होता है। उसको यूँ जाते हुए देख शेखरम के भेजे हुए गुंडों में से एक देख लेता है। अरे यार, ये तो गोपी है। इसका पीछा कर लूँ तो प्रीति कहाँ है ये पता चल जाएगा। कहकर उसने गोपी का पीछा किया। चलते चलते वह अंडरग्राउंड वाली उन दोनों के घर तक पहुंच जाता है। उस गुंडे ने गोपी को अंडरग्राउंड वाले घर के अंदर जाते हुए देख लिया। तो ये बात है, ये दोनों इस अंडरग्राउंड वाले घर में रहते हैं। जल्द से जल्द ये बात बॉस को बतानी पड़ेगी। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। गोपी घर जाकर प्रीति को आवाज लगाता है, पर प्रीति घर पर नहीं होती। फिर से सारा घर छान मारता है, पर प्रीति कहीं नहीं दिखाई देती। गोपी बहुत घबरा जाता है। घबराया हुआ गोपी घर में हर जगह प्रीति को ढूंढने लगता है। अंडरग्राउंड होने के कारण अंधेरे में कुछ ठीक से नहीं दिखाई देता। गोपी टॉर्च लाइट ऑन कर हर तरफ ढूंढने लगता है। प्रीति, 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 कहाँ हो तुम? बहुत परेशान हुए उसे ढूंढ रहा होता है। तुरंत अपने दोस्त विनोद को फोन करता है। यार विनोद, प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये तुम क्या कह रहे हैं? ऐसी कैसे प्रीति नहीं दिखाई दे रही? मैं मार्केट से सामान लेकर वापस लौटा, प्रीति घर पर नहीं थी। तूने हर जगह ढूंढा? हाँ, मैंने हर जगह ढूंढा, वह कहीं नहीं है। कुछ नहीं हुआ होगा, तू परेशान मत हो, हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। कहकर फोन रख देता है। पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय कर वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसे सामने से प्रीति आते हुए दिखाई देती है। प्रीति बाहर से आ रही होती है। उसे देख गोपी बहुत नाराज हो जाता है। क्या हुआ गोपी, क्या बात है? बड़े गुस्से में दिख रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहाँ गई थी तुम? जाने से पहले बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मैं वो बाहर। क्या बाहर? तुम्हें क्या हुआ होगा ये बात सोचकर मैं कितना घबरा गया था, पता है तुमको? आखिर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी सहेली की कंपनी में जॉब है और उसने कहा वह जॉब तुम्हें देगी। तुम्हारा बायोडेटा उसे चाहिए था। उसे यहाँ बुलाती तो अपने इस जगह का उसे पता चल जाता, इसलिए मैं ही खुद गई थी। यह सुनकर गोपी का गुस्सा शांत हुआ। बिना जाने प्रीति पर गुस्सा होने पर गोपी ने उससे कहा, आई एम सॉरी प्रीति। कहकर दोनों मिल जाते हैं। प्रीति की सहेली के कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है। वर्क फ्रॉम होम के चलते घर से ही काम करते हुए प्रीति का ध्यान रखा करता है। कभी किसी चीज की जरूरत होती तो अपना मुंह ढककर जाया करता था ताकि किसी के नजर में ना आए। जिस गुंडे ने गोपी का पीछा कर उसका और प्रीति का पता लगाया था, वह शेखरम से मिलने चले जाता है। सेठ जी, मुझे पता चल गया कि गोपी और प्रीति कहाँ रहे हैं। क्या कहा? तुम सच कह रहे हो? हाँ सेठ जी, मैंने गोपी को देखा था। उसके पीछा करने पर मुझे पता चला कि वह दोनों कहाँ रहते हैं। शाबाश, बताओ कहाँ रहते वो? भूमि के अंदर। क्या? हाँ सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। गोपी और आपकी बेटी भूमि के अंदर रहते हैं। लगता है तुम नशे में हो। नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। लगता है ये पागल गया है, बाकी बातें कर रहा है। ले जाओ इसे यहाँ से। और हाँ, उन दोनों को ढूंढना जारी रखना, समझे? उस पर सारे गुंडों ने फिर से ढूंढना शुरू किया। उनको गांव में इस तरह ढूंढते हुए विनोद देख लेता है और तुरंत गोपी से मिलने चले जाता है।
क्या यार विनोद, कैसा है तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों एकदम ठीक हैं और इसका कारण स्वामी जी का आशीर्वाद और तेरी यारी ही है। थैंक्स यार। ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? तू ज़रा बगल में आ, यहाँ नहीं कर सकता। ऐसे कहने पर गोपी बगल में चला जाता है। क्या है ऐसी बात जो तू वहाँ नहीं कर सकता था? दिन ब दिन प्रीति के पापा का गुस्सा बढ़ रहा है। असल में हुआ क्या है? उनके गुंडे अब भी तुम्हें दोनों को ढूंढ ही रहे हैं। शेखरन जी के गुस्से को तुम्हें पता ही है। उनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े लोग के पहचान भी हैं। किसी दिन तुम दोनों को मरवा भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बात मैं प्रीति के सामने नहीं बताना चाहता था। तो फिर अब क्या करें? तुम दोनों को बहुत सावधान रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। ठीक है, किसी भी हाल में तुम्हें दोनों का पता उन्हें नहीं चलना चाहिए। ठीक है, जैसे तुमने कहा वैसे ही करेंगे, पर यह बात प्रीति को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम ध्यान रखना। कहकर चला जाता है, पर गोपी बहुत घबराया हुआ होता है। कब क्या हो जाए इस डर से प्रीति का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है। क्या हुआ गोपी? कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं प्रीति। गोपी, पापा हमारे प्यार को समझ जाएंगे ना? बिल्कुल समझ जाएंगे प्रीति, तुम बिना कुछ सोचे खुशी से रहो। कहकर प्रीति को धीरज देता है। प्रीति को तो समझा लेता है, पर गोपी खुद बहुत घबराया हुआ होता है। पर उसने कभी भी प्रीति को उसके पापा के बारे में नहीं बताया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। गोपी और प्रीति उस घर में अच्छे से ही रह रहे थे। एक दिन गोपी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था और प्रीति रसोई में कुछ बना रही थी। अचानक प्रीति को उल्टी होने लगती है। वह समझ जाती है कि वह पेट से है। मैं माँ बनने वाली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यह बात अभी गोपी को बताऊंगी, सोचकर खुशी खुशी गोपी के पास जाती है। गोपी उसे आते देख, क्या बात है प्रीति, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, तो मुझे भी बताओ, मैं भी खुश होऊंगा। तुम्हें बताने ही आई हूँ गोपी। हाँ तो बताओ। यह बात मैं तुम्हारी आंखों में देख के नहीं बता सकूंगी, मैं पीछे मुड़ जाती हूँ। अच्छा, शर्म? ठीक है, मुड़ कर ही बोलो। कहते ही प्रीति शर्माते हुए दूसरी ओर मुड़कर कहना शुरू करती है। गोपी, मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ, तुम पापा बनने वाले हो। मैं बहुत खुश हूँ। यह बात पापा को पता चलेगी तो वे भी बहुत खुश हो जाएंगे। कहकर पीछे पलटकर देखती है और चौंक जाती है। गोपी को कुछ गुंडों ने हाथ बांधकर उसके गले पर चाकू लगा रखा था। शेखरम भी वहीं खड़ा हुआ था। उन्हें देख प्रीति की बुलती बंद हो जाती है। तभी विनोद इन दोनों का हाल जानने वहां आया होता है। वहां यह सब होते देख अंदर न जाकर बाहर ही खड़ा हो जाता है। धोखा देना होता तो मुझे इतने प्यार से क्यों रखता? मुझे आपसे मिलाने के लिए क्यों इतनी कोशिशें करता? तुम्हें मेरे पास भेजकर दामाद के हैसियत से मेरी जायदाद अपने नाम करने के लिए। पापा, आप बेवजह गोपी को गलत समझ रहे हो। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मार कर ही मेरी खानदान मर्यादा को वापस हासिल करूंगा। पापा, आप मुझे ले जाना चाहते हो तो ठीक है, ले जाइए, पर गोपी को छोड़ दीजिए। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने गोपी को नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। कहकर प्रीति पापा को धमकी देती है। अपनी बेटी के प्यार के लिए वो उसको कुछ न कर गोपी को बिना कुछ किए छोड़ देते हैं। प्रीति को वहां से ले जाते हैं। सर, दया कीजिए, हम दोनों को अलग मत कीजिए सर, प्लीज। कहते हुए चिल्ला रहा होता है, पर शेखर उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से प्रीति को लेकर चले जाते हैं। उन सब के चले जाने के बाद गोपी के पास विनोद आता है। उन लोगों ने प्रीति को मुझसे छीना
हाँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने देखा है। मैं प्रीति के बिना नहीं जी सकता। तू दुखी मत हो, चल हम अभी चलकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। कहकर दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलकर कहते हैं, सर, उस शेखर ने मेरे दोस्त को दार कर प्रीति को उसने जबरदस्ती छीन कर चला गया। जबरदस्ती? पर उन्होंने तो बताया कि उनके बेटी के मर्जी से वो अपने साथ ले गई हैं। ये सब झूठ है सर। हम अब बालिग हैं, हमने शादी की है। हाँ सर। आप दोनों को शादी का साक्षी कौन है? वो एक स्वामी जी ने हमारे प्यार को समझकर और हमारी शादी करवाई थी। क्या कहा? स्वामी जी? वो कौन है? वो यहाँ पास में ही मंदिर में रहते हैं। अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो उस स्वामी जी को यहाँ बुलाओ, तभी मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज करूंगा। ये सुनकर गोपी और विनोद को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। लगता है उस शेखर ने इसे खरीद लिया है। अब हमारे पास कोई प्रमाण ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर अभी चलकर स्वामी जी से मिलते हैं। वो कहाँ मिलेंगी? मंदिर चल के देखते हैं, चलो। कहकर दोनों मंदिर चले जाते हैं। वहाँ स्वामी जी को ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ स्वामी जी नहीं दिखाई देते। स्वामी जी, स्वामी जी! यार, हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। अब क्या करें, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। विनोद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। गोपी कुछ देर सोचकर कहता है, यार, मुझे प्रीति से मिलना है। क्या? प्रीति से? हाँ, प्रीति को साथ लेकर इंस्पेक्टर से मिला दूंगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगा। सही कहा, पर प्रीति से मिलना बहुत आसान नहीं है। जो भी हो, बस हमने मिला होगा। पर वहां जाएंगे तो शेखर के आदमी ने तुम्हें मार डालेंगे। उनकी आंखों से बचकर निकलना होगा। यह बहुत मुश्किल है, इनके घर में बहुत सारे पहरेदारी हैं। तो हम उस अंडरग्राउंड वाले रास्ते से जा सकते हैं ना? अंडरग्राउंड के रास्ते से? हाँ, वहां से हम सीधे प्रीति के कमरे तक पहुंच सकते हैं। खतरा होगा यार। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस जाना है। कहकर विनोद के लाख मना करने पर भी अंडरग्राउंड के रास्ते से होते हुए प्रीति के घर पहुंच जाता है। कमरा पूरा छान मारता है, पर प्रीति कहीं नजर नहीं आती। उस घर में रहे लोगों के आंखों से बचकर हर तरफ ढूंढता है, पर प्रीति का कहीं कुछ पता नहीं चलता। उस पर गोपी बहुत उदास हो जाता है। और कुछ देर रहेगा तो कोई देख ले, इसलिए ये सोचकर वहां से चला जाता है। वापस अंडरग्राउंड के रास्ते से होते हुए बाहर आ जाता है। विनोद को सारी बात बताता है। विनोद आश्चर्यचकित हो जाता है। गोपी यूं प्रीति को ढूंढ रहा होता है। खाने पीने पर उसका कोई ध्यान नहीं होता। उसकी नींद उड़ जाती है। एक दिन प्रीति के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर कार में कहीं जा रहे शेखर पर पड़ती है। ये अकेले कहाँ जा रहे होगा? कोई जरूरी काम होगा। अगर इनका पीछा करूँ तो शायद प्रीति के बारे में कुछ पता चले। ऐसा सोचकर वो शेखर का पीछा करता है। शेखर के पीछे बाइक लेकर निकलता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद देखता है कि शेखर एक बंगले के अंदर जा रहा है। वहां बाहर बहुत लोग खड़े पहरेदारी कर रहे होते हैं, इसलिए गोपी कुछ दूर खड़े होकर सब देख रहा होता है। गांव से इतनी दूर इस घर में शेखरन जी क्यों आए होंगे? लगता है प्रीति को यही रखा ही है इन्होंने। ऐसा सोचकर किसी भी तरह उस बंगले में जाने की सोच लेता है, पर जाए कैसे ये उसे समझ ही नहीं आता। ये बात वो विनोद को भी बता देता है। यार, तू ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है प्रीति उस घर में है? पक्का तो नहीं कह सकता, पर होगी तो। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। पर उस घर में कैसे जाना है? उस घर में हर रोज शेखर जी के घर से खाना जाता है। तो करना क्या है मैं बताता हूँ। कहकर गोपी सारा प्लान विनोद को बताता है। विनोद सारी बात सुनता है। विनोद भी राजी हो जाता है।
शेखर जी के घर के सामने पहरा देता है। तभी एक आदमी खाना लेकर उस घर की ओर जा रहा होता है। गोपी और विनोद कुछ दूर उसका पीछा कर एक कांध में ले जाकर उसे मार कर उसके हाथ से खाने का डिब्बा लेकर चले जाते हैं। गोपी डिब्बा लेकर उसके घर चले जाता है। वॉचमैन ने गोपी को देखा। तुम कौन हो? हर रोज तो प्रसाद डब्बा लेकर आता है ना? ओ, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है, जाओ। कहता है। गोपी घर के अंदर जाकर सारा घर ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक कमरे में प्रीति रोते हुए बैठी दिखाई देती है। गोपी उसे देख खुश हो जाता है। प्रीति, कहकर प्यार से आवाज लगाता है। गोपी की आवाज सुन प्रीति पीछे मुड़कर देखती है। गोपी को देखती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो गोपी के पास आती है। तभी कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सामने वॉचमैन खड़ा होता है। प्रीति और गोपी बड़े ही प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वॉचमैन वहां आता है। वॉचमैन को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, मुझे सब पता है। यह सुनकर दोनों गहरी सांस लेते हैं। मैं एक हरा हुआ प्रेमी हूँ। मेरे भी तुम दोनों की तरह ऊंच नीच के भेदभाव में प्यार असफल रहा। प्रीति और गोपी वॉचमैन की कही बातों को आश्चर्य से सुन रहे थे। देखो, तुम दोनों ये चुप चुप कर कब तक मिलते रहोगे? तो हम क्या करें काका? प्रीति के पापा हम दोनों से बहुत नाराज है। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अब प्रीति माँ बनने वाली है। अब आप ही बताइए, क्या करें काका? हम या तो हमारे दिल से प्यार को खत्म करें या खुद को खत्म करें। हमारे पास बस यही दो रास्ते हैं। ये सुनकर वॉचमैन मुस्कुरा देता है। आप क्यों हंस रहे हो काका? प्रीति के पापा नाराज नहीं बल्कि दुखी है। तुम अपने अजन्मे बच्चे के लिए इतने परेशान हो रहे हो। सोचो, बिना माँ की प्रीति को लाड प्यार से प्रीति के पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो आज उन्हें छोड़कर चले गई तो उनका क्या हाल होता होगा? यह सुनकर गोपी और प्रीति सोच में पड़ जाते हैं। 2 वक्त की रोटी खाने वाले गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करने के सपने देखते हैं। अब हम क्या करें? तुम दोनों शेखर जी के पास जाकर अपने प्यार की सच्चाई बता दो। पर पापा तो हमारे प्यार के बारे में पहले से ही जानते हैं ना? तुम दोनों के प्यार के बारे में तुम्हारे पापा को तुम दोनों से पता नहीं चला। ये बात उन्हें हमेशा एक कंप्लेंट ही तरह याद रहेगी। पर बाद में तो पता चल ही गया ना। जवान बेटी गांवों में किसी अनजान लड़के के साथ घूमते हैं, ये पता चला तो कोई भी बाप यही करेगा। इसलिए तुम दोनों उनसे खुद ये बात बता दो। ठीक है काका। कहकर दोनों वॉचमैन को धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं। शेखर से मिलते हैं। जैसे ही शेखर दोनों को आते देखता है, आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरे बेटी से मिलो और मेरे सामने ले आओ। अब तुम नहीं बचोगे। कहते हुए जोर का थप्पड़ लगा देता है। पापा, गोपी जो कह रहा है वो सुनिए। कहते हुए शेखर के आड़े आती है। प्रीति, तुम बीच में मत आओ। सर, अगर मुझे मारकर आपका गुस्सा शांत होता तो आप वैसे ही कीजिए, पर एक बार बात करने दीजिए। क्या बात करनी है अब? सर, मैं प्रीति के साथ में खुश रहना चाहता था, पर मेरी ये मंशा नहीं थी कि प्रीति को आपसे दूर करूं। मुझे आपके जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं प्रीति से प्यार करता हूं, उसकी देखभाल अच्छे से करूंगा। हमारे प्यार के बारे में आपको ना बताने मेरी गलती थी। मुझे पहले ही बताना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति को मेरे साथ रहना ही आपको अगर खटक रहा है तो ठीक है। अब प्रीति को अपने पास ही रखिए। जिस दिन आपको हमारे प्यार पर भरोसा हो जाए, उस दिन मैं अपनी प्रीति को ले जाऊंगा। आपका दिल दुखने के लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी सर। चलता हूं। प्रीति, अपना ध्यान रखना।
कहकर वहां से चला जाता है। प्रीति स्तब्ध रह जाती है। शेखर भी कुछ कहे बिना चुपचाप खड़े रह जाता है। गोपी ने प्रीति को छोड़ दिया था, पर वह बहुत उदास रहता था। यार गोपी, कहीं तूने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं, वह हमारे प्यार को जरूर समझेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तू प्रीति के बिना रह पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना विश्वास तो गोपी को होता ही है। उसे हर समय प्रीति की चिंता लगी होती है। पता नहीं प्रीति कैसे होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। वैसे भी अब उसको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह बस उसी के बारे में सोचता रहता है। विनोद चाह कर भी गोपी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। विनोद को गोपी की चिंता रहती थी। हे भगवान, कुछ ऐसा करके शेखर जी को इनके प्यार पर विश्वास हो जाए, कहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। दूसरी ओर प्रीति का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। हर समय उदास खामोश रहा करती थी। शेखर उसे देखा करते, पर प्रीति उनसे कुछ नहीं कहती थी। शेखर से यह सब देखा नहीं जा रहा था। एक दिन शेखर बाग में टहलते हुए गंभीरता से सोच रहे थे कि वह जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। तभी सामने एक पेड़ के नीचे उन्हें एक स्वामी जी ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं। उनके चेहरे का तेज अलौकिक था। शेखर खुद को उनकी तरफ जाने से नहीं रोक पाए। स्वामी जी, स्वामी जी। पर स्वामी जी ने नहीं सुना। शेखर यह सोचकर कि उनका ध्यान भंग करना ठीक नहीं, वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गलती को गलती मानने का साहस नहीं कर पा रहे हो ना? यह सुनते ही शेखर चौंक कर पीछे मुड़कर देखते हैं। स्वामी जी, आप। मुझे सब पता है। प्रेम और ऊंच नीच के बीच किसे चुने इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हो, है ना? स्वामी जी, वो। देखो बेटा, प्रेम को तुम जितना बंधन में रखोगे वो उतना ही बढ़ेगा, और वैसा भी प्रेम के बिना सृष्टि अधूरी है। पर इसके लिए बच्चों का भविष्य, वंश का मर्यादा सब दांव पर लगना कितनी सही है। तुम्हारी बेटे को बहुत प्यार से रखेगा वह। सच ये है कि उस लड़के को अपनी संतान से ज्यादा तुम्हारी बेटी प्राणों से बढ़कर है। रही बात तुम्हारी वंश के मर्यादा की, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाले जीवन ही उनके प्यार की प्रतिकृति है, और तुम्हें निष्कारण ही चिंतित हो रहे हो। तो अब मैं क्या करूं? तुम क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। वही करो जो तुम्हारा मन कहे। यह सुनकर शेखर वहां से मौन होकर चले जाते हैं। स्वामी जी फिर से अपनी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। शेखर घर लौटकर प्रीति को देखते हैं। वह बहुत उदास बैठी होती है। शेखर उसके पास जाते हैं। बेटी प्रीति, कब तक ऐसे दुख की बेटी रहोगी? अब तो खाना खा लो, कहकर समझाने की कोशिश करते हैं, पर प्रीति कुछ न कहकर वहां से चली जाती है। शेखर कुछ नहीं कह पाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अचानक एक दिन प्रीति चकराकर गिर जाती है। शेखर घबराकर फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर प्रीति की जांच कर बाहर आती हैं। डॉक्टर, प्रीति कैसी है अब? शेखर जी, प्रीति बहुत कमजोर हो गई है। 3 महीने पेट से हैं। ऐसे ही चलता रहा तो उसके जान को खतरा है। आप चाहो या ना चाहो, उसको हर समय खुश रखने की कोशिश कीजिए, वरना आप उसे खो देंगे। ऐसा मत कहिए, अब से मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, कहता है। उस समय से शेखर इसी सोच में पड़ जाते हैं। अगर गोपी को मैंने प्रीति से दूर किया तो प्रीति मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, पहले मुझे इस समस्या सिर्फ प्रीति के खुशी बारे में सोचना ही। कहकर गोपी को अपने पास बुलाने का फैसला कर लेता है। गोपी को देखकर प्रीति के खुशी का ठिकाना नहीं होता। गोपी के आने से प्रीति के चेहरे पर रौनक आ गई थी। वह खुश रहने लगी थी। उसने खाना खाना भी शुरू किया। गोपी का आना पसंद ना होने पर भी
प्रीति के चेहरे पर खुशी देखकर शेखर भी खुश रहने लगे थे। गोपी प्रीति को बहुत प्यार से रखा करता। वो जो भी मांगती उसे वो ला कर देता, भले वो उसके लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। प्रीति उल्टी भी करती तो वो साफ किया करता। यह सब शेखर दूर से देखा करते। धीरे धीरे गोपी को लेकर शेखर की राय बदलने लगी। इसी तरह महीनों तक गोपी ने प्रीति का अपने पलकों पर बिठाकर ध्यान रखा। एक दिन प्रीति को दर्द होने लगे। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्चा पेट में उल्टा घूम चुका है। जच्चे की जान खतरे में है। यह सुनते ही शेखर चौंककर निशब्द हो गए थे। डॉक्टर, अब किसी भी तरह प्रीति को बचा लीजिए। उसको कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डॉक्टर। कहकर रोने लगा। गोपी को देखकर शेखर आश्चर्यचकित हो गया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप धीरज रखिए, कहकर चली जाती हैं। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान गोपी बहुत घबराया हुआ होता है। भगवान से प्रार्थना करता है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ। दोनों जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर गोपी की खुशी 7वें आसमान को छू जाती है। शेखर बहुत खुश हो जाता है। दोनों प्रीति के पास जाते हैं। गोपी को देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। गोपी प्रीति को देखकर हंसकर बच्चे को अपनी गोद में लेता है। प्रीति, अपनी बेटी को हम तुम्हारी माँ के नाम से बुलाएंगे। माँ का नाम? मेरी माँ नहीं है, पर तुम्हारे रूप में माँ मिल गई है। तुम्हारे भी माँ नहीं है। हम यही सोचेंगे कि तुम्हारी माँ ने ही बेटी बनकर जन्म लिया। यह सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। शेखर यह सब देखकर आश्चर्यचकित होकर गोपी के पास जाता है। गोपी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारे प्यार के आगे मेरी अमीरी सर झुकाती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यह सुनकर गोपी और प्रीति के खुशी से आंख भर आती है। शेखर के आशीर्वाद से वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।